A wonderful good afternoon to all of you. This is Kaustubh Omar and I am presenting Unit Current Electricity for class 12 और जूम क्लासेस के दौरान में जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके साथ मैंने इस पर डिस्कशन भी किया था। अब हमें इस चैप्टर को समझने की बारी है, बिल्कुल वैसे जैसे क्लास में अगर हम होते और बोर्ड हमारे पास होता तो हम कैसे आपको ये बताते समझाते। उसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ कंटेंट बहुत थ्योरेटिकल था तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, उसको बात करेंगे। और नोट्स में हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि जो हमारा समावेश है चीज़ों का वो लिमिटेड होना चाहिए, जिससे कि जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपको अपने नोट्स जो हैं आपको बहुत वेट वाले ना लगे, बहुत भारी ना लगे, आपको देख के ईज हो समझने में, ऐसे नोट्स होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। सो वी ऑल नो दैट द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ये हम लोग को बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मालूम है कि द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे जितना भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज पास होगा उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। एंड द यूनिट इज सिंपल, कूलम पर सेकंड और एम्पियर। Then the next one is what is the current density? At a point in the conductor, the ratio of electric current to the area of cross section of the conductor is called current density. So क्या होता है कि मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, कंडक्टर की किसी पार्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तो वहां से फ्लो होने वाली करंट और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इन दोनों का जो रेशियो है वो करंट डेंसिटी है। एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि अभी जो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहे थे विच इज द स्केलर क्वांटिटी वाई, बिकॉज जब इसका नेचर देखते हैं तो उसका नेचर होता है कि अगर जैसे किसी दो पॉइंट के और कोई दो करंट्स आ रही हैं डिफरेंट, मान लो 3 एम्पियर 4 एम्पियर, और वो वापस में उस पॉइंट पे आके ऐड हो जाती हैं, मान लेते हैं 7 एम्पियर हो जाती हैं, और इसमें कोई वेक्टर सम का लॉ नहीं लगता। जबकि सपोज अगर दो अलग अलग 90 डिग्री के एंगल पे आ रही होती दोनों करंट, और अगर यहाँ पर जो है वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट होती तो आपको मालूम वेक्टर सम वाला लॉ लगता है, R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq प्लस 2pq cos थीटा 90 हो जाता। अगर 90 डिग्री पे आ रही है तो R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू कुछ अलग आती। बट ऐसा नहीं होता है, जनरली देखा जाता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो होती है, लेकिन ये इसका जो बिहेवियर है, जब हम तीसरी प्रॉपर्टी पे जाते हैं वेक्टर की, जिस जो कहती है कि ऑल्सो फॉलो द फर्स्ट थिंग, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, फिर डायरेक्शन होनी चाहिए, और तीसरा है कि वेक्टर सम के लॉ को फॉलो भी करे। ऐसी अगर कोई क्वांटिटी तभी वेक्टर होती है, ऊपर की दो तो फॉलो करती है इलेक्ट्रिक करंट, तीसरी नहीं फॉलो करती, दैट इज व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट सेम टाइम करंट डेंसिटी। क्योंकि किसी पार्टिकुलर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो उस पार्टिकुलर पॉइंट की एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना जरूरी होगा, दैट इज व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। मैंने बताया था कि क्लास 11th में आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो चैप्टर है अगर पढ़ा है तो आप जानते हैं कि अगर किसी वेसल में कोई गैस बंद हो तो वहां पर मॉलिक्यूल्स लगातार क्या करते रहते हैं, जो है एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, और कोलिजन के दौरान वो अपना जो है एनर्जी का ट्रांसफर भी करते हैं। देन आपने वहां पर प्रेशर वगैरह निकाला था। सेम थिंग हैपेंस विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। वी ऑल नो दैट कि बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अराउंड 1 मीटर क्यूब के जो अगर हम वॉल्यूम लेते हैं तो 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी जगह पर, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉर द कंडक्शन ये कंडक्टर में। तो ऐसा माना जाता है कि वी कैन ऑल्सो अज्यूम द कंडक्टर इज लाइक अ वेसल वेयर इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विथ सम हाई वेलोसिटीज, दैट इज और द in the order of 10 to the power 5 meter per second, and they are colliding each other continuously. Okay, so जब ऐसा होता है तो वहां पर भी आपने लास्ट जो 11th क्लास में भी आपने 3 पॉइंट पढ़े थे, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, थर्मल वेलोसिटी। तो मीन फ्री पाथ यहाँ भी डिफाइन करते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन जो लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन करता है उसके बीच में जो डिस्टेंस कवर करता है वो मीन फ्री पाथ है। सिमिलर वे पे कि जो रिलैक्सेशन टाइम है, यानी कि टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग 2 सक्सेसिव कोलिजन, उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। थर्मल वेलोसिटी जो हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स को कहीं कोई एनर्जी
देनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक अपनी सेल्फ एनर्जी से दौड़ता रहता है, इधर से उधर कोलाइड करता रहता है। सिमिलर वे पे कंडक्टर्स जो कंडक्टर हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन अपनी करते रहते हैं, और ये रैंडम मोशन होती है थर्मल इरिटेशन के कारण, क्योंकि टेम्परेचर के उतार चढ़ाव के साथ ही काइनेटिक जो एनर्जी है उसमें चेंजेस आती हैं, और सब कुछ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। यानी ड्यू टू द थर्मल इरिटेशन देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली विद सम हाई वेलोसिटीज। ओके, सो ये एक बहुत बेसिक चीजें थी, मैंने डिस्कस कर ली, आप पॉज करके इसको आगे समझ सकते हैं। सो आपके सामने अब है अगला टॉपिक ड्रिफ्टिव वेलोसिटी। और ड्रिफ्टिव वेलोसिटी क्या है? इफ वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस between the ends of a conductor, then electrons are drifted from lower potential to higher potential with a very small velocity up into the order of 10 to the power minus 4 meter per second, and this velocity is called the drift velocity, and this drift velocity of free electron caused or produce the electric current। तो वेरी सिंपली आप इस चीज को समझिए कि 1 लाख मीटर पर सेकंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, बट कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे थे। व्हाई? बिकॉज द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज रैंडम। बट जैसे ही उनको यूनी डायरेक्शन यानी कि एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने को मिला, वो भी बहुत ही कम वेलोसिटी से, बट उन्होंने उस पार्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ने अपना मूव करना शुरू करा, उन्होंने अपना इफेक्ट दिखाया, एंड यू हैव फाउंड द इलेक्ट्रिक करंट। Okay, so this is the definition of drift velocity. The next one is relation between drift velocity and electric current। एक बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के एंड को हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं लोअर एंड से कहाँ जा रहे हैं, हायर एंड की ओर जा रहे हैं, यानी निगेटिव से कहाँ जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। देखिए निगेटिव रिपल कर रहा है और ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर कितना मान लिया हमने, ए। करंट मान लेते हैं कंडक्टर में फ्लो कर रही है आई, चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो क्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की मान ली वीडी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम मान लिया कितना है, स्मॉल एन। तो हमारे पास ये सारी चीजें लिख ली, और वी आल्सो नो दैट द आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब हमें देखना है कि टोटल चार्ज कितना पास कर रहा है इस कंडक्टर से। हमने कहा इसका एरिया आपने ले लिया, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल एन कर दिए हैं, चार्ज जो टोटल चार्ज है वो मान लेते हैं क्यू है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी मालूम है। फिर हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आप बताइए टोटल चार्ज कितना पास हो रहा है, तो उसको चार्ज को कैसे निकालेंगे। तो टोटल चार्ज पास्ड थ्रू द कंडक्टर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर Q बराबर जो फार्मूला कैपिटल N इंटू ई लिख सकते हैं। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझ गए, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज होगा, यही तो आपको मालूम है, टोटल चार्ज बनाएगा। अब हमें N नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि कंडक्टर की किसी पार्टिकुलर लेंथ की बात ही हम लोग कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि N की जगह यहाँ पर हम लोग जानकारी में नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है, बट हमें डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मालूम है, तो हमें डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए उसमें वॉल्यूम को मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। हाउ, यू कैन सी इट। तो n क्या है, तो n का आपको मतलब होना चाहिए कि तो जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक, तो हमने कहा पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल n। क्लियर हो गई बात, ये अभी आप जो है उधर रख के चलिएगा। अब इसके साथ में ये लिख दिया, अब इसके साथ में वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। एरिया कितना है, a, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, vd, और टाइम कितना लग रहा है, t। तो अगर हम डिस्टेंस कवर कितनी करेगा, तो सिंपल सी बात है vd इंटू टी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो n को अलग रखिए, a इंटू वी डी इंटू टी है, ये बनाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक, और इंटू ई कर दीजिए। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं NEAVD, और इसको लिख सकते हैं इंटू टी। अब आप इसको जो है पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। देयरफॉर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन टी रखेंगे जैसे NEAVD इंटू टी, और जैसे ही आपने अपॉन टी रखा है कट गया, और आई इक्वल टू कितना आ गया, NEAVD।
यानी कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नोटेड बाय पॉजिंग द वीडियो. So the next term is mobility. So mobility is a term defined by ratio of drift velocity to electric field at a point in the conductor. यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, मोबिलिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई. बट ये टर्म कैसे आता है उसको भी जरा हम लोग देख सकते हैं. वी कैन डिराइव अवर फार्मूला लाइक दिस. वी नो दैट Vd equal to a tau. The question is how we can write this equation. You know very well. V equal to u plus at होता है, ठीक है. और जब u होता है 0 तो v equal to आता है at. बिल्कुल ऐसा ही है. t की टाइम की जगह रिलैक्सेशन टाइम टाउ है और vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. अब जरा इसको यहाँ पर देखें तो हम लोग जब बात करते हैं vd की तो vd इक्वल टू कितना होना चाहिए, u प्लस a टाउ. यानी कि हम किसी कंडक्टर में बात करें और किसी कंडक्टर में कहें कि सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी बार मान लो आप कर देते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी थी यू, जिसे थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, तो वो यू बार कर दें प्लस ए टाउ. इस तरीके से लिख सकते हैं, यू नो वेरी वेल. एंड अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो थर्मल वेलोसिटी है वो मोशन रैपिड और रैंडम है, यानी कि इसका जो टोटल इफेक्ट आता है वो जीरो होता है. वाई? बिकॉज सम इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन नॉर्थ एंड सम इक्वल इन मैग्नीट्यूड मूविंग इन साउथ, same time some moving in west and same time some moving in east, because they are unequal in magnitude and direction, opposite in direction. That is why we can use this term as a zero. Why? Because सभी टोटल इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्टिव हम थर्मल वेलोसिटी लेंगे तो जीरो आ जाएगा. तो इसीलिए यहाँ पर वी बार इक्वल टू हम लोग ए टाउ लिख सकते हैं. क्लियर हो गई बात. तो हमने ये फार्मूला यहाँ पर यूज कर लिया है, बाहर नहीं लगाया है, वी इक्वल टू ए टाउ यूज कर लिया है. अब ए की जगह क्या लिख सकते हैं, तो ए की जगह लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर जरा फिर से मैं यूज करूँगा सिंस आपने पढ़ा है बराबर एम ए, ठीक है, और ए बराबर एफ अपॉन एम हो गया. तो ये हो गया ई इंटू ई अपॉन एम, ठीक. एफ बराबर क्यू होता है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ई अपॉन एम हो गया. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की जगह ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ लिख सकते हैं. अब जो ये जो टर्म है, द टर्म E इंटू ई, ठीक है, और सॉरी इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, इसको ई टाउ अपॉन एम कर सकते हैं और इसको ई हमने अलग कर दिया, ठीक है. द टर्म ई टाउ अपॉन एम इज अ कांस्टेंट. ई टाउ अपॉन एम इज अ कांस्टेंट. तो अब ये क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो फंडामेंटल चार्ज है वो कभी बदलेगा नहीं. रिलैक्सेशन टाइम एक एवरेज दिया जाता है, सब इलेक्ट्रॉन का ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट होता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मास इज आल्सो कांस्टेंट. ध्यान रखिएगा जो टावर रिलैक्सेशन टाइम है डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट आप रख रहे हैं तो उस दौरान सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा. देखिए ये टर्म हमने क्या होता है ना, ई टाउ अपॉन एम इसका कांस्टेंट विच इज कॉल्ड मोबिलिटी, ठीक है. अब तो मोबिलिटी को इसीलिए हमने म्यू इक्वल टू वी डी ई टाउ अपॉन जो है आप यहाँ पर ई टाउ अपॉन एम की जगह आप चाहें तो यहाँ पर म्यू लिख दीजिए, ठीक है ना. देयरफॉर वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई, देयरफॉर या और म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई. तो देखिए ऊपर वाला जो फार्मूला था वो हम लोगों ने डिराइव भी कर लिया. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस साल 1920 वाले पेपर में आया था, इम्पोर्टेंट था. तो ये आपके सामने इसको आप पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जो कि ऑलरेडी मैंने इसको लिखा हुआ है. इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. बेसिकली ये क्या है, किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का अपोज करती है. इट्स इनहेरेंट और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एनी मटेरियल, ठीक है. जैसे हम लोग जानते हैं कि जो सरफेस है हमारा, तो उसका कुछ सरफेस रफ है, कुछ सरफेस स्मूथ है. तो रफ सरफेस में एक फ्रिक्शन नाम का फोर्स लगता है जो उसकी प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट स्मूथ सरफेस पे प्रेशर जो ये आपका फ्रिक्शन है बहुत कम होता है, बट फिर भी होता है. क्यों? क्योंकि ये सरफेस की प्रॉपर्टी है एक तरीके से. सिमिलरली
Resistance also the property of a material which opposes the flow of electrons in a conductor. Mathematically, the ratio of potential difference between units of a conductor to the electric current is called electric resistance. So mathematically, how can you define the ratio of the potential difference across the conductor to the current flowing through the conductor is called the electric resistance. So R equal to V upon I volt per ampere और ओम कर दिया. Then this is the dimension mn square t per minus 3 per minus 2. ये आप निकाल सकते हैं V और I रख के रेशियो चढ़ा दीजिए. Then Ohm's law. What is the very important thing is the Ohm's law, जो कि 10th में आप पढ़ चुके हैं. When physical conditions like temperature etc. remain same, then potential difference between units of a conductor is directly proportional to the electric current flowing through it. यानी कि वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक करंट के. तो फिर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए. ओके, अब इनके बीच में ग्राफ ड्रा करें तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. वी और आई के बीच में ग्राफ खींचोगे तो बिल्कुल किसी मैटर के लिए किसी कंडक्टर के लिए बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, ऐसा दिख रहा है. तो यहाँ तक तो ओम्स लॉ की बात हुई. बट प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है क्योंकि ओम्स लॉ का जो देखा गया बिहेवियर है एक तरीके से, या रेजिस्टेंस का जो बिहेवियर है वो ओम्स लॉ के लिए पार्टिकुलर या सर्टेन टेम्परेचर तक तो फॉलो करता है. बट जहाँ टेम्परेचर जो है हाई, जब टेम्परेचर की बात की जाती है तो वहाँ पर ओम्स लॉ फेल हो जाता है और लॉ कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर हो जाती है. कैसे, उसको एक एग्जांपल से समझिए. क्या होता है, एक अगर इलेक्ट्रिक बल्ब जो 100 वाट का पहले आता था, आप उसको जलाएं और जब जलाएंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होने लगता है कि वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है आप आधे घंटे बाद टच करेंगे तो आपको बहुत गर्म मिलेगा. अगर V और I का रेशियो सेम था, कांस्टेंट था, या V I का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो फिर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि रेजिस्टेंस वहाँ पर फिक्स नहीं है. और रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जितना हमने अप्लाई करा उसके कंपेयर में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो बिहेवियर है, नेचर है, वो लीनियर नहीं रह गया. तभी तो रेजिस्टेंस बढ़ा, तभी टेम्परेचर बढ़ा. तो ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक टॉर्च बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब से आप दे सकते हैं. तो ऐसे नॉन लीनियर जो कैरेक्टरिस्टिक कई बार वो ग्राफ ऐसा बनता है, कई बार ऐसा बनता है. ठीक है, तो ये नॉन लीनियर, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक. ओके, तो ये नॉन लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक, अब ये बात तो रही. अब इसमें जो नेक्स्ट है टॉपिक वो आपका डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, जिसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो उस नेक्स्ट वीडियो में आप इस ओम्स लॉ के डेरिवेशन को बाय फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पे पढ़ेंगे. अब आप उसको नोट कर सकते हैं. बाय पॉसिबल वीडियो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी.